हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 10th का टर्म 2 का स्टैंडर्ड मैथ्स का एक एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व किया था। आज हम सेक्शन सी सॉल्व कर रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर की सीरीज़ का ये सेट 1 है। फ्यूचर में मैं और भी एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाली हूँ। तो अगर आप इन सैम्पल पेपर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं सेक्शन सी। नाउ सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और चारों क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। इन चारों क्वेश्चंस में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। So question number 11 is, from a solid cylinder whose height is 8 centimeter and radius is 6 centimeter, a conical cavity of height 8 centimeter and the base radius 6 centimeter is hollowed out. आपको बोला है एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इस तरह से, ठीक है। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, लेट अस राइट इट एज 8 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस है हमारी इस सिलेंडर की ये 6 सेंटीमीटर है। ये एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? एक ऐसा सिलेंडर जो अंदर से खोखला नहीं होता, पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसमें हम कोई सामान और नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये कैसा सिलेंडर है? सॉलिड सिलेंडर है। आगे आपको बोला गया कि इसमें से कोनिकल कैविटी कट की गई है इस तरह से इसके अंदर से, क्योंकि ये सॉलिड है तो यहाँ से कोन कट कर लिया गया, ठीक है। तो अंदर वाली साइड से कोनिकल हो गया और बाहर वाली साइड से ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। ये जो कोनिकल कैविटी कट की गई है, इस कोनिकल कैविटी की हाइट भी 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमें इसका वॉल्यूम बताना है कि जब हमने कोनिकल कैविटी को कट कर लिया सॉलिड सिलेंडर से, तो जो सॉलिड बचा उसका वॉल्यूम कितना होगा, और ये करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें बताना है। तो कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अगर हम सॉलिड सिलेंडर से कोन का वॉल्यूम माइनस कर लें, क्योंकि कोन वाली शेप ही हमारी बाहर हमने निकाल दी है यहाँ से, तो हमारे पास पूरे रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कैविटी, ठीक है। क्योंकि हमने कोनिकल कैविटी ही इसकी बाहर क्योंकि हमने इससे कोन वाली शेप का ही सॉलिड बाहर निकाला है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच एंड कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पर रेडियस और हाइट, कोन और सिलेंडर दोनों की सेम है, ठीक है। सो वी कैन राइट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। और दोनों को हमने r से लिखा विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों को हमने h से लिख लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर अलग अलग रेडियस और अलग अलग हाइट होती तो हम r1 r2 रेडियस के लिए और h1 h2 हाइट के लिए लिख सकते थे। अब यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच दोनों में है तो यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1 माइनस 1/3। कॉमन लेके हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होगी। सो 3.14 pi r square 6 into 6, h is 8 and 1 minus 1/3, 3 ones are 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ones are 3 minus 1 that is 3 minus 1 is 2/3, ठीक है। इस 3 से 6 को कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 602.88 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो
दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, आगे हमें बोला है ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब हमें बोला है हमें इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें इस सिलेंडर का ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें ये बेस एरिया ऐड करना पड़ेगा, ये जो बेस में सर्कल है इसका एरिया आएगा, और टॉप से ये खोखला है, ठीक है, ये हॉलो है, बट अंदर वाली साइड से कोनिकल है, तो इस कोन का एरिया भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करेंगे? टोटल सरफेस एरिया of remaining solid is equal to curved surface area of cylinder plus area of base of solid cylinder, ठीक है, उसके बेस का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, बाहर से सिलेंडर, नीचे से सर्कल और अंदर वाली साइड से कोन। तो क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का? 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस सर्कुलर है, एंड पाई आर एल। अब हमें एल फाइंड करना पड़ेगा। स्लेंट हाइट क्या होती है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट। तो रेडियस थी 6 स्क्वायर, हाइट है 8 का स्क्वायर, 6 जार 36, 8 जार 64, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, सो अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज द स्लेंट हाइट। सो अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? सब में पाई आर कॉमन है, वी कैन राइट 2h प्लस आर प्लस एल। ठीक है, पाई आर हमने सबसे कॉमन ले लिया, 3.14, आर इज 6, 2 इंटू 8 प्लस आर 6 प्लस एल 10। ओके, सो 3.14 इंटू 6 into 8 2s are 16, 16 plus 6 22, 22 plus 10 is 32, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 602.88। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिमेनिंग सॉलिड है इसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम आए हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। Now question number 12, prove that the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। कि अगर किसी सर्कल का कोई हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जहां पर ये टेंजेंट इस सर्कल को टच कर रहा है वहां से अगर हम रेडियस ड्रॉ करें, ठीक है, देन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री का एंगल होता है, ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट और रेडियस। ठीक है, ये हमारी चैप्टर 10 की थ्योरम 10.1 है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस टेंजेंट का नाम रख लेते हैं एक्स वाई, लेट P बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड O इज द सेंटर। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल with center O at point P। ठीक है, एक्स वाई टेंजेंट है किसका? सर्कल जिसका सेंटर O है, और कहाँ पर टेंजेंट है? एट पॉइंट P पर। ठीक है, सो P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नाउ टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है? कि टेंजेंट एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OP, और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, सो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें हम? कंस्ट्रक्शन, take a point Q on XY other than P and join OQ। तो क्या करना है, हम एक पॉइंट Q ले लेते हैं XY पर जो कि P से अलग हो और OQ को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। नाउ प्रूफ,
कैसे प्रूव करें कि हमारा जो एक्स वाई टेंजेंट है वो OP पर परपेंडिकुलर है? सबसे पहले Q पॉइंट जो हमारा है, हमें पता है ये सर्कल के आउटसाइड ही लाई करेगा, बाहर ही लाई करेगा, क्योंकि अगर ये सर्कल के अंदर लाई करेगा और ये पॉइंट एक्स वाई पर है, तो एक्स वाई तो टेंजेंट नहीं रहेगा, वो तो सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट द पॉइंट Q lies outside the circle, और रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज if it will lie inside the circle, xy will become a secant. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि Q पॉइंट हमारा सर्कल के बाहर लाई करेगा। इसका क्या मीनिंग हुआ? दिस इम्प्लाइज OQ इज ग्रेटर देन OP, क्योंकि OP तो रेडियस है और P पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर लाई करता है ना? तो और ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो हम बता सकते हैं OQ हमेशा OP से बड़ा होगा, बिकॉज Q lies outside the सर्कल। ठीक है, अब ये जो पॉइंट Q है, इसकी पोजीशन हम कहीं भी ले लें, इस एक्स वाई पर, यहाँ, ठीक है, कहीं पर भी ले, जब भी OQ आएगा वो हमेशा OP से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि OP जो है वो रेडियस है और OQ बाउंड्री के बाहर आ रहा है, इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन OP। ठीक है, बस कब बड़ा नहीं होगा? जब ये Q पॉइंट इस P पॉइंट पर ही ओवरलैप कर जाए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? Also it will happen for every point on line xy except point P. ठीक है, this implies OP is the shortest of all distances from center to any point ऑन एक्स वाई। इसका क्या मीनिंग हुआ कि OP ही सबसे छोटा डिस्टेंस है, किसमें से? चाहे हम कोई भी पॉइंट ले लें एक्स वाई पर। ठीक है, तो एक्स वाई पर कोई भी पॉइंट यहाँ पर लें, यहाँ लें, ठीक है, सब हमेशा OP से बड़े ही होंगे और OP सबसे छोटा डिस्टेंस है। और हमें पता है किसी भी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? दिस इम्प्लाइज OP इज परपेंडिकुलर टू XY, और वी कैन से XY इज परपेंडिकुलर टू OP। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसी का ही एक और पार्ट हमें दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में। यूजिंग थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOB फ्रॉम द गिवन फिगर। हमें AOB की वैल्यू फाइंड करनी है, इस एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं? हमारा APBO ये क्या बना है? क्वाड्रिलेटरल। सो वी कैन राइट इन क्वाड्रिलेटरल APBO। अगर हम इसके चारों एंगल्स का सम करें, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O, इन चारों का सम कितना होता है? 360 डिग्री, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब हमें पता है यूजिंग थ्योरम एंगल A एंड एंगल B ये दोनों कितने कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। सो हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री प्लस एंगल P 70 डिग्री प्लस एंगल B 90 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 70 दिस इज 250 plus angle O is equal to 360 degree. This implies angle O is equal to 360 degree minus 250 degree
दैट इज एंगल ओ, और वी कैन से एंगल ए ओ बी, एंगल ओ बोल दें हम या ए ओ बी, एक ही बात है, 110 डिग्री। ठीक है, तो हमें बोला था थ्योरम को यूज करके ये प्रूव करना है, तो हमने थ्योरम ही यूज की। हमने ये एंगल 90 डिग्री क्यों लिखे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज perpendicular to tangent, or you can say tangent is always perpendicular to radius at point of contact. okay, so इसी के और पार्ट में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हमें बोला गया है अगर हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट मान लो हमने ले लिया ए, अब इस पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें इस सर्कल पर इस तरह से, लेट अस टेक दीज टेंजेंट्स एज ए बी एंड ए सी। ओके, तो ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ सेम होती है या ये इक्वल होते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन ए बी एंड ए सी आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। मान लेते हैं कि ए बी और ए सी इस सर्कल के दो टेंजेंट्स हैं और इस सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जॉइन ओ बी ओ सी एंड ए ओ, इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं, जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। कैसे करेंगे प्रूफ, ठीक है, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, ए बी ओ एंड ए सी ओ। इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ईच 90 डिग्री, because radius is always perpendicular to tangent. Okay, also OA is equal to OA common, ठीक है, और हम लिख सकते हैं OB is equal to OC each radii, दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया यूज होगा, राइट एंगल, राइट एंगल की अपोजिट साइड है ये हाइपोटेन्यूज, और वन साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से RHS से हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, सो वी कैन राइट बाय RHS congruency rule, triangle ABO is congruent to triangle ACO। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे क्वेश्चन एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन केस आप कुछ रिजल्ट भूल जाते हो या करेक्ट आंसर नहीं निकाल पाते हो तो भी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको जितने आपका क्वेश्चन ठीक है, जितना आपका क्वेश्चन ठीक है वहां तक आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप पूरा क्वेश्चन करेक्ट करते हो, लास्ट में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो आपको 3.5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपने पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल के रखना है। ठीक है, तो इसी में आगे क्या बोला है, यूजिंग द अबव थ्योरम फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD वेयर PB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड CQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आपको ये एक फिगर दी है, हमें ऊपर वाले थ्योरम का यूज करके बताना है ट्राइंगल PCD का पेरीमीटर। ओके, तो कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ है PB 10 सेंटीमीटर, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ठीक है, और सी क्यू कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब ये वाला 10 है साइड, तो ये वाली साइड भी 10 होगी, क्योंकि टेंजेंट्स जो होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसी तरह से अगर हम देखें सी से दो टेंजेंट, ये सी ए और सी क्यू बन रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं अगर सी क्यू 2 सेंटीमीटर है तो सी ए भी 2 सेंटीमीटर होगा। ओके, इट मीन्स ये आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर यहां तक। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट हियर पी बी इज इक्वल टू पी ए is equal to 10 centimeter. Tangents from an external point are equal in length. ओके, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ सेम होती है। ठीक है, इसी तरह से हम बोल सकते हैं सी क्यू इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट पी डी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। मान लेते हैं पी डी एक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी बी कितना होगा 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर, और जितना डी बी होगा उतना ही डी क्यू होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हम रीजन वही वाला दे देंगे जो हमने ऊपर दिया है। तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD is equal to PD प्लस CD प्लस CP। ठीक है, इन तीनों का सम। तो PD हमारे पास कितना है, PD हमने ये फाइंड किया, x सेंटीमीटर हमने माना है कि ये वाला x सेंटीमीटर है, तो x प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं, CQ प्लस QD या DQ लिख सकते हैं, CQ प्लस DQ। ठीक है, हमने CD की जगह लिख लिया, प्लस CP हमारा कितना है, 10 में से हमने 2 माइनस करके 8 फाइंड किया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास x प्लस CQ कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, DQ कितना हमने लिखा है 10 माइनस एक्स प्लस 8। ओके, सो क्या आ जाएगा हमारे पास, सो x से x कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 8 20 centimeter is the perimeter of the triangle. Okay, now question number 13. This is case study based question. The house of Ajay and Suraj are at 100-meter distance and the height of their houses is same as approx 150 meter. आपको बोला है ये सूरज का हाउस है और ये अजय का हाउस है, इन दोनों की अप्रोक्सीमेटली हाइट सेम है। ठीक है, 150 मीटर, और आपको बोला है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। ओके, आगे बोला है वन बिग टावर वॉज सिचुएटेड नियर देयर हाउस, एक बड़ा सा टावर इनके घर के पास है। वंस बोथ फ्रेंड डिसाइडेड टू मेजर द हाइट ऑफ द टावर, दोनों ने डिसाइड किया एक बार कि हम इस टावर की हाइट फाइंड करेंगे। उन्होंने देखा दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द रूफ ऑफ देयर हाउसेस, उन्होंने इस टावर के टॉप को अपने घर की छत से देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड किए। सूरज के घर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अजय's हाउस वाज 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिए हुए हैं। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें बताना है टावर की हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं इसकी। मान लेते हैं ये हमारा है सूरज का घर AB, ये है अजय का घर CD, और हम साथ में ले लेते हैं टावर EF। ओके, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों के जो घर हैं उनकी हाइट कितनी है, सेम है, अप्रोक्सीमेटली 150 मीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज इज 100 मीटर। जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं अजय के हाउस से और सूरज के हाउस से, ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल को आगे बढ़ा देते हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, अजय के हाउस से आ रहा है 45 डिग्री और सूरज के हाउस से आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है,
तो मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सूरज का हाउस है, ये अजय's हाउस। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट फाइंड करने के लिए अगर हमें ये वाली हाइट पता लग जाए, मान लो ये हाइट हमारे पास है h, अगर हमें ये h पता लग जाता है तो ये जी एफ इसमें ऐड कर देंगे। जी एफ कितना होगा? ये 150 है, सी डी ए बी भी 150 है, तो जी एफ भी 150 होगा। तो अगर इसमें 150 ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगी टोटल हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एच फाइंड करना है, और एच फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? जी सी। ठीक है, अगर हमारे पास जी सी आ जाएगा तो हम टावर की हाइट इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट let AB, CD and EF be the Suraj house, Ajay's house and tower respectively। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का क्या मीनिंग होता है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट का, यानी कि ए बी सूरज का हाउस है, सी डी अजय का हाउस है और ई एफ टावर है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? ईजी फाइंड करना है। ईजी फाइंड करने के लिए हमें पहले बेस फाइंड करना पड़ेगा इस ट्राइंगल का, यानी कि एजी फाइंड करेंगे और फिर हम जीसी फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर जीसी की हेल्प से हम ईजी फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास है एक्स। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? लेट अस टेक ट्राइंगल AGE। इन राइट एंगल ट्राइंगल AGE, मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा जो आपको टर्म फाइंड करनी है उसको न्यूमरेटर में रखना है और जो पता है उसको डिनोमिनेटर में। यहाँ पर हमें ना तो EG पता है ना ही GC पता है, लेकिन हमें GC के साथ AC पता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख लेते हैं EG अपॉन AG, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके लिए? एंगल 30 के लिए। दिस विल बी EGH upon 100 plus x is equal to tan of angle 30 डिग्री। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 upon अंडर रूट 3। सो वी कैन राइट, अंडर रूट 3 को इधर ले जाते हैं, अंडर रूट 3h is equal to 100 plus x, that is x is equal to under root 3h minus 100। Name it as equation number 1। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल EGC। ओके, EG ओवर GC। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल EGC में EG अगर 45 डिग्री के एंगल की बात करें तो EG हमारा है परपेंडिकुलर और GC है बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज tan ऑफ एंगल 45 डिग्री। तो EGH अपॉन GCX इज इक्वल टू tan 45 1, यानी कि H इज इक्वल टू X। नेम इट इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ x की जगह h लिख लेते हैं। h इज इक्वल टू अंडर रूट 3h माइनस 100। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 को इस तरफ ले आते हैं और अंडर रूट 3h माइनस h, दैट इज 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1, h कॉमन ले लिया, दैट इज h इज इक्वल टू 100 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 100 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, सो इट विल बी 100 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 100 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1
upon under root 3 का square 3 minus 1 that is 2. So we can write 100 into under root 3 plus 1 upon 2. 2 से 100 को cancel कर देते हैं 50. That is 50 into under root 3 plus 1. Okay. Now we have to find height of tower. So we can write height of tower is equal to h plus h के साथ कितना था 150 मीटर. ठीक है, इस फिगर में देखिए ये h प्लस ये 150. ठीक है, सो h कितना आपके पास 50 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 150. ठीक है, पूरे से हम 50 कॉमन ले सकते हैं. यहाँ से बच गया अंडर रूट 3 प्लस 1 और यहाँ पे हमें पता है 150 से 50 कॉमन लिया, 53 था 150, तो यहाँ से बच गया प्लस 3. So 50 into 3 plus 1 4 plus under root 3 meters. This is your answer. आप चाहो तो under root 3 की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या इतना भी रहने दे सकते हो. ओके, इसके सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड हाउस ऑफ सूरज. कि टावर और सूरज के हाउस में कितना डिस्टेंस है. तो कैसे करेंगे, हमें यानी कि एजी फाइंड करना है, बीएफ फाइंड करना है टावर और सूरज के हाउस में. तो बीएफ किसके इक्वल है, एजी के इक्वल है. ठीक है, सो वी कैन राइट सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड सूरज हाउस इज इक्वल टू क्या है ये BF, और BF किसके इक्वल है, AG के इक्वल. सो BF इज इक्वल टू AG इज इक्वल टू x प्लस 100. है ना, ये देखो ये हमने x किया था यहाँ पे फाइंड और ये 100. सो x प्लस 100. ठीक है, तो x किसके इक्वल है, h के इक्वल है. सो वी कैन राइट x की जगह h प्लस 100. है ना, इक्वेशन 2 में हमने देखा था x और h इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ पे आ सकता है h की वैल्यू हमारी कितनी आई है 50 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1. सो वी कैन राइट 50 अंडर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 100. यहाँ पर 50 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड 50 टू ज़ा 100. सो प्लस 2 2 प्लस 1 3. सो 50 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 3. ओके, meters. So this is your answer. Now last question. Deepa has to buy a scooty. She can buy scooty either making cash down payment of rupees 25,000 or by making 15 monthly installments as below. दीपा अपने लिए स्कूटी खरीदना चाहती है. स्कूटी की वो पेमेंट कैसे कर सकती है, या तो 25,000 दे दे या इंस्टॉलमेंट्स में 15 इंस्टॉलमेंट्स में वो ले ले. जैसे फर्स्ट मंथ में 3,425 रुपीज, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना देगी 3,225, इस तरह से दे रही है. ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट. तो सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट में वो कितना देगी. तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर हम इसे ए ले लें फर्स्ट टर्म, और यू कैन से A1 भी बोल सकते हैं, ये हमारी सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म. सो डिफरेंस ले लेते हैं पहले. कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1 दैट इज 3,225 माइनस 3,425. कितने का गैप है, 200 का, लेकिन माइनस साइन आएगा. इसी तरह से A3 माइनस A2 करते हैं. ठीक है, तब भी हमारे पास क्या आएगा 3025 माइनस 3225, अगेन माइनस 200. तो बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP. बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP. तो हमें बोला है कि सिक्स इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट पे करेगी. तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, A6. तो हमारे पास फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. ठीक है, तो AN यानी कि A6 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 5D. दैट इज A की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हैं 3,425. सो 3,425 प्लस 5 इंटू minus 200. Okay, so 3,425, 200 into 5 is minus 1,000, that is
2425। तो उसकी 6th इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे करेगी? 2425 रुपीज। ओके, सो 6th installment will be equal to rupees 2425। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है? टोटल अमाउंट पेड इन 15 इंस्टॉलमेंट्स की 15 इंस्टॉलमेंट्स में वो कितना अमाउंट पे करेगी। ठीक है, तो S15 निकालना है, सम निकालना है हमें। हमारे पास फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो SN आपका क्या निकालना है हमें 15 इंस्टॉलमेंट में, तो n की वैल्यू आ गई 15/2, 2 इंटू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3425 प्लस n-1 यानी कि 15-1 एंड d इज -200। ओके, वैल्यूज पुट कर दी। सो 15/2, 2 इंटू 3425, इट विल बी 6850 प्लस 14 इंटू -200, that is 15/2 into 6850 minus 2800, 14 2s are 28, so 2800, so it will be 15/2 into 4050। 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2025, 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट विल बी 30,375। तो इतना टोटल अमाउंट उसको 15 इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़ेगा। ओके, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस पेपर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप वहां से पेपर डाउनलोड करके ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे एग्जाम में। एग्जाम में आपका टारगेट होना चाहिए कि सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और विद इन टाइम करने हैं। अगर आपको सारा पेपर आता होगा और टाइम ही नहीं बचेगा तो उस आने का कोई फायदा नहीं है। सारे क्वेश्चन आपने विद इन टाइम करने हैं, टाइम मैनेज करना है और एक्यूरेसी से करने हैं कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो उनका आंसर करेक्ट आए। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करके ही ऐसा हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें मैं एक और नया सैम्पल पेपर लेकर आऊंगी। तब तक बाय स्टूडेंट्स।